खबर बुलंदशहर से है, जहां देश में बढ़ते महिला अपराध के विरोध में खुर्जा में एक सड़कों पर उतरी स्कूली छात्राएं। बता दें, मुसलसल सामने आ रही रेप की घटनाओं से नाराज छात्राओं ने की दोषियों को फांसी की मांग। वहीं हाथों में पोस्टर बैनर लेकर स्कूली बच्चियों ने कविताओं के माध्यम से मांगा पीड़ितों को न्याय, पीड़िताओं के लिए न्याय। खुर्जा के भारत विकास परिषद कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं ने निकाली रैली। बता दें, विद्यालय में भृगु सदन, जेवर अड्डा, गांधी रोड, सुभाष रोड आदि होते हुए नगर भर में निकाली गई रैली निकाली जा रही है, क्या कहेंगे? मैं सुनील गुप्ता आदर्श, मैनेजर भारत विकास परिषद कन्या इंटर कॉलेज। आज जो विद्यालय में बच्चों में ये आक्रोश है कि जगह जगह आए दिन बलात्कार की घटनाएं हमारे देश में बढ़ती जा रही हैं, इनके प्रति हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, हमारा शासन, हमारे देश के नेता क्या इस पर विचार कर रहे हैं, क्या संज्ञान में ले रहे हैं। हमारे विद्यालय के बच्चों की मांग है कि उन हत्यारों को, उन जिन्होंने बलात्कारी हैं, उनको चौराहे पर फांसी दी जाए या चौराहे पर गोली मारी जाए। धन्यवाद। आज बच्चे रैली निकाल रहे हैं इसके विरोध में। मैं उन बच्चों के कहूँगा कि उनका आक्रोश देखते ही बन रहा है आज। धन्यवाद। खबर बुलंदशहर से, जहां प्रॉपर्टी डीलर यामीन सलमानी के हत्यारे से सिकंदराबाद पुलिस की मुठभेड़ के दौरान जेवर निवासी साकिर पुलिस की गोली लगने से हुआ घायल। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद। बता दें, जेवर निवासी सलीम ने अपने रिश्तेदार साकिर से 2 लाख रुपए में कराई थी यामीन की हत्या। साकिर ने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर मॉर्निंग वॉक करने गए डीलर की गोली मारकर की थी हत्या। शेष सभी आरोपियों की तलाश जारी। सिकंदराबाद के कावरा रोड पर हुई मुठभेड़। बता दें, बुलंदशहर बुरोची फारूक खान की खास रिपोर्ट। आज देर रात्रि सिकंदराबाद पुलिस के द्वारा नॉर्मल स्कूल के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान दिनांक 25/8/2024 को थाना सिकंदराबाद क्षेत्र अंतर्गत यामीन की हत्या में प्रयुक्त बाइक एवं एक संदिग्ध बाइक सवार दिखाई दिया। इस संदिग्ध बाइक सवार को रुकने का इशारा किया गया। इस पर इस उक्त व्यक्ति के द्वारा भागने का प्रयास किया गया एवं पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा फायरिंग में यह व्यक्ति घायल हो गया है। पूछताछ में इस व्यक्ति ने अपना नाम शाकिर निवासी जेवर बताया है एवं यामीन की हत्या में शामिल होना बताया है। इसके पास यामीन की हत्या में प्रयुक्त बाइक, एक अवैध असला और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। प्राथमिक उपचार हेतु इसको सीएससी भेजा गया है एवं आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बुलंदशहर में लगभग 12 साल से लंबित पड़ा चक्रोट का मामला आया सामने। बता दें, खुर्द एसडीएम दुर्गेश सिंह व नायब तहसीलदार सचिन कुमार व राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर जाकर किया निस्तारण। बुलंदशहर के गांव फिरोजपुर में चल रहा था लगभग 12 साल से विवाद। चक्रोट को लेकर चल रहा था दोनों पक्षों में विवाद। बताया, खुर्द एसडीएम और राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाकर 12 साल से चल रहा विवाद का निस्तारण किया। अब दोनों पक्षों में खुशी की लहर है। खुर्द एसडीएम और राजस्व विभाग की टीम की हर तरफ हो रही है तारीफ। बता दें, बुलंदशहर खुर्द तहसील के गांव फिरोजपुर का मामला बताया जा रहा है। मामला संज्ञान में आया है कि जो कि 12 सालों से लंबी चल रहा था चक्रोट का मामला, आज आपने उसका निष्पादन किया है। क्या पूरा प्रकरण था? ये ग्राम फिरोजपुर में खसरा संख्या 175 जो चक्रोट का नंबर है, जिसको लेकर के 2 पक्षों के मध्य लगभग 12 वर्षों की विवाद चला आ रहा था और 12 वर्षों से ये चक्रोट यूं ही ऐसी बंद पड़ी हुई थी, जिसके क्रम में राजस्व विभाग की टीम जो हमारे नायब तहसीलदार सचिन कुमार उनकी अध्यक्षता में आज बनाई गई थी, उसमें हमारे लेखपाल और कानून भी थे उस टीम में। तो उस टीम द्वारा जो है आज मौके पर गए और मौके पर उनके द्वारा सफलतापूर्वक जो है चक्रोट निकाल दी गई। नई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS 2024 के प्रारूप के लिए मुख्य सचिव वित्त श्रीमान अखिल अरोड़ा जी, TC काम अरोड़ा जी एवं डॉक्टर कृष्णकांत पाठक जी के नेतृत्व में शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान द्वारा सुझाव विचार रखे गए। मुख्य बिंदु निम्न प्रकार से हैं। राजस्थान इन्वेस्टमेंट स्कीम हॉस्पिटैलिटी एवं टूरिज्म सेक्टर में बेनिफिट पीरियड 7 वर्ष की समय सीमा है, जो बढ़ाकर 10 वर्ष तक की समय सीमा की जानी चाहिए। बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट करने पर वर्तमान लिमिट 50 करोड़ है, जिससे घटाकर RS 35 करोड़ करने एवं एम्प्लॉयमेंट की लिमिट 500 है, जिससे घटाकर 200 करने का सुझाव दिया गया। ब्याज सब्सिडी वर्तमान में प्लांट एवं मशीनरी पर ही है। होटल को बिल्डिंग पर भी ब्याज सब्सिडी मिलना चाहिए।
टूरिज्म क्लस्टर जोन की घोषणा कुछ विशेष धार्मिक, एडवेंचर एवं वाइल्ड लाइफ क्षेत्र में की जानी चाहिए। टूरिज्म यूनिट पॉलिसी में सभी टूरिज्म सेक्टर से जुड़े यूनिट को स्पष्टता से स्पेसिफाइड करना चाहिए, जैसे कि अभी टूर ऑपरेटर, रेस्टोरेंट एवं मोटल के संदर्भ में स्पष्ट क्लैरिफिकेशन नहीं है। टूरिज्म यूनिट लैंड बैंक की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे कि सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए देश एवं विदेश से प्रस्ताव आ सके। पर्यटक स्थलों एवं वेडिंग टूरिज्म बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार किसी लोकप्रिय एक्टर, क्रिकेटर से करवाया जाना चाहिए। वेडिंग के लिए राजस्थान को देश का सबसे ज्यादा लोकप्रिय राज्य बनाया जा सकता है। इन विषयों के अलावा अनेक अन्य महत्वपूर्ण विषय भी होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान द्वारा बैठक में रखे गए। इस अवसर पर होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष हुसैन खान एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष रणविजय सिंह बैठक में उपस्थित रहे। प्रदेश में सघन वृक्षारोपण अभियान के तहत आज बुधवार को जिला न्यायालय परिसर में बार और बेंच के सहयोग से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें न्यायालय एडीजे नंबर 3 न्यायाधीश नरेश सिंह सहित बार एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश शर्मा बिट्टू के नेतृत्व में वृक्षारोपण कर पर्यावरण रक्षा का संदेश दिया गया। बार अध्यक्ष राकेश शर्मा बिट्टू का कहना है कि वृक्षारोपण करने से न्यायालय परिसर में भी हरियाली रहेगी और आने वाले दिनों में हम इसे और सघन कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाएंगे। जन जन प्रत्येक जन को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। इस दौरान न्यायालय एडीजे नंबर 3 न्यायाधीश नरेश सिंह, विजय सौगत अपर लोक अभियोजक, रीडर नरेंद्र मिश्रा, बार अध्यक्ष राकेश शर्मा बिट्टू, अधिवक्ता राजीव यादव, अभिमन्यु सिंह चौहान, अजय धार, वीरेंद्र तायल, पवन चौधरी, पवन चौहान सहित अनेक अधिवक्तागण मौजूद रहे। अध्यक्ष साहब, आज एडीजे नंबर 3 के स्टाफ और पीपी साहब विजय सौगत जी द्वारा, मिश्रा जी द्वारा आज वृक्षारोपण किया गया, जिसमें एडीजे नंबर 3 साहब नरेश जी ने आगे पौधारोपण किया। सभी लोग होकर इसमें वकील होकर इनका सबका सहयोग है। इन पौधों की देखरेख करने की जिम्मेदारी भी स्टाफ ने ली। सघन वृक्षारोपण को देखते हुए बार और बेंच द्वारा आज यह पौधारोपण किया गया, जिसका एडीजे नंबर 3 साहब ने आगे पौधारोपण किया। उनके साथ स्टाफ के लोग थे, अगर लोग जो पीपी साहब और सब सारे अधिवक्ता उपस्थित थे और आगे से ध्यान रखेंगे और आगे भी हो सका तो और वृक्षारोपण का सघन अभियान चलाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिकों का घुसकर आक्रमण करना एक विजय योजना का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वो इस योजना को अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने पेश करेंगे। मंगलवार को ज़ेलेंस्की ने कहा कि योजना की सफलता राष्ट्रपति जो बाइडेन पर निर्भर करेगी, साथ ही इस बात पर भी कि योजना में जो है वो अमेरिका यूक्रेन को देगा या नहीं और क्या कीव इस योजना का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा या नहीं। उन्होंने कहा कि वो इस योजना को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप को भी दिखाएंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये कुछ लोगों के लिए बहुत महत्वाकांक्षी लग सकता है, लेकिन हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। अगस्त की शुरुआत में यूक्रेन की सेना ने अप्रत्याशित कदम उठाते हुए रूस के कुर्स्क क्षेत्र में घुसपैठ की थी। अभी तक रूस उन्हें पीछे हटाने में नाकाम रहा है। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन के कीव के शीर्ष सैन्य कमांडर जनरल ओलेक्जेंडर सिर्स्की ने कहा कि यूक्रेन ने अब तक 1200 से भी ज्यादा वर्ग किलोमीटर रूसी क्षेत्र और 100 बस्तियों पर नियंत्रण स्थापित किया है। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। आपको ये भी बताते चले कि जनरल सिर्स्की ने कहा कि यूक्रेन का इस क्षेत्र पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है और घुसपैठ का एक मकसद रूस की सेना को पूर्वी यूक्रेन में अपने स्वयं के आक्रमण से दूर करना है। इसी मंच पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खुलासा किया कि यूक्रेन ने हाल ही में घरेलू स्तर पर निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल का पहला सफल परीक्षण भी किया था। उन्होंने सफल परीक्षण के लिए देश के रक्षा उद्योग को बधाई दी, लेकिन मिसाइल के बारे में कोई और जानकारी साझा नहीं की। यूक्रेन ने अमेरिका से मिली बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया है, लेकिन आपको ये भी बताते चले कि वो पश्चिमी सहायता पर निर्भरता कम करने के लिए सैन्य हथियारों को घरेलू स्तर पर विकसित करने के लिए काम कर रहा है। हालांकि अभी वो रूस से लड़ने के लिए ज्यादातर विदेश से सैन्य आपूर्ति पर निर्भर है। और ज़ेलेंस्की ने ये भी बताया कि यूक्रेन ने हाल ही में पश्चिमी देशों से हासिल F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल रूस की मिसाइलों को रोकने में किया है और साथ ही उन्होंने अधिक विमानों की आवश्यकता भी बताई है।
मानसून की भारी बारिश ने गुजरात में संकट पैदा हो गया है। गुजरात के कई क्षेत्रों में बारिश की सिलसिला जारी है। लेकिन क्या आपको दिल्ली का हाल पता है? दिल्ली और एनसीआर में लगातार हो रही भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। बारिश की वजह से सड़कों पर जाम लग गया है, जबकि कई जगहों पर जल भराव हो गया। गुरुवार देर रात से ही दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। बुधवार को भी दिल्ली और एनसीआर में जमकर बारिश हुई थी, साथ ही आंधी और बिजली भी चमकी थी। आईएमडी ने राजधानी के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के अलावा हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी आज भारी बारिश होने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी में लगातार भारी बारिश के बाद धौला कुआं में कई जगहों पर जल भराव और ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। धौला कुआं के पास शंकर विहार में ट्रैफिक जाम लग गया है। सड़कों में पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। जब भी दिल्ली में बारिश होती है तो आईटीओ में लंबा जाम लग जाता है। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। घंटों से हो रही बारिश के कारण आईटीओ रिंग रोड का इलाका पानी में डूब गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण महरौली, बदरपुर तिगरी रोड पर सुबह से जाम लगा है। जगह जगह जल भराव हो गया है, जिससे लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 10 साल बाद अगस्त की बारिश ने 300 mm का कोटा पार किया है। अगस्त में अब तक 301.4 mm बारिश हो चुकी है। वहीं इस बार अगस्त में 28 में से 24 दिन बारिश हुई है। अभी गुरुवार को भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में और बारिश की संभावना बनी हुई है। इस बार 1 अगस्त को ही 107.6 mm बारिश हो गई थी। मुंडावर थाना प्रभारी राजीव ड्यूटी की कार्यशैली से नाराज। विधायक ललित यादव ने गुरुवार दोपहर से थाने के समक्ष किया धरना। विधायक ललित यादव ने मुंडावर थाना अधिकारी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप आल्हा अधिकारियों द्वारा संतोषपूर्वक संतुष्ट नहीं किया तो लंबे धरने प्रदर्शन की दी चेतावनी। सुनिए उनकी जुबानी। विधायक जी, क्या मामला है जो आज आप पुलिस थाने के बाहर धरना देकर बैठे? देखिए, लंबे समय से पुलिस के यहाँ इंचार्ज सीआई के द्वारा इलाके में भ्रष्टाचार का आलम बड़ा किया हुआ है। आए दिन लोगों से वसूली की जा रही है। लोग ट्रैक्टर पकड़ लिए जाते हैं, जो बेचारे खुद का मकान चिटाने को बजरी भर लाया, कोई मिट्टी डाल रहा है, कोई पत्थर डाल रहा है, उसको लाके रात को बंद करते हैं। 1-2 दलाल छोड़ रखे हैं जो पंचायत समिति से लेकर पूरे इलाके में दलाली काम कर रहे हैं। उनके इशारे पर उनके पास जब पैसा जमा हो जाता है वो ट्रैक्टर छोड़ देते हैं। अच्छा, ये काम केवल सीआई कर रहा है, जो मैं लंबे समय से देख रहा हूँ इसकी कार्यशैली को। यहाँ दलाली का काम चल रहा है। जो मंथली देता है उसका ट्रैक्टर चल रहा है, जो मंथली नहीं देता उसका नहीं चलता। कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो सबके बंद करिए, अगर गलत काम नहीं है तो व्यक्तिगत रूप से मत पकड़िए। केवल गलत तरीके से वसूली करने के लिए काम किया जा रहा है, इसलिए हम लोग आज धरने पर बैठे हैं। कल शाम को ट्रैक्टर पकड़ा है जो अब तक थाने पे खड़ा है, और केवल इसलिए पढ़ के लाए घर के अंदर निकाल करके। एक दिन पहले बनेठी से लेकर के आए, घर के अंदर से निकाल कर ट्रैक्टर लेकर के आए। तेरे नाक के सामने अवैध खनन हो रहा है, आगे और पीछे, तुझे दिखता नहीं है, लेकिन जानबूझ करके दलाली की नीयत से यह आदमी जहां भी रहा है इसका आलम ऐसा ही रहा है। इसलिए कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं और धरने पर बैठे। जब तक कोई आला अधिकारी आकर के संतोषजनक जवाब नहीं देता है, इन खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है, हम लोग चाहे बैठना पड़े महीनों ही बैठेंगे डट करके और मुकाबला करेंगे। जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मुझे जनता ने इसलिए चुनकर भेजा है कि हमारा प्रहरी बनकर हमें रक्षा करेगा, मैं करने का काम करूंगा। और फिर भी नहीं तो बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। इस धरने से काम नहीं चला तो जन आंदोलन करेंगे। इस सीआई से मिलने के लिए कोई जयपुर जाकर सीएम से मिल सकता है, डीजी से मिल सकता है, इससे नहीं मिल सकता। कितना बड़ा खुदा है तू भाई। लोग आते हैं बाहर के बाहर भगा दिया जाता है। अरे भाई, तेरा काम क्या है यहाँ? तेरा काम है जनता की सुरक्षा मुहैया कराना, उसकी समस्या को सुनना। लेकिन ये ऐसे बैठता है जैसे ये डायरेक्ट ही प्रधानमंत्री का कोई नुमाइंदा भेज रखा हो। इसलिए मैं
आपके माध्यम से भी बात कहना चाहता हूँ कि रवैया नहीं सुधरा तो हम सबको सारे काम आते हैं। हमने आंदोलन किए आज से लेकर जयपुर से लेकर यहाँ तक की, और जो इनके दलाल है वो भी सुन लें आज कि कहीं पंचायत समिति से लेकर यहाँ तक तुम दलाली कर रहे हो, एक एक ईंट उखाड़ कर दिखाऊंगा तुम्हारी। मैं मेहरबानी से बनकर नहीं आया, मैं जनता की मेहरबानी से बनकर के आया हूँ, जनता के आशीर्वाद से बनकर के आया हूँ। जनता की गाड़ी कमाई को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मोतिहारी से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है, और इस खबर को लेकर फिलहाल चाय की टपड़ी से लेकर गांव की गली गली तक चर्चा हो रही है। दरअसल बिहार के शेखौना गांव के महाजन टोला में एक पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि मृतक आफ्ताब आलम की पत्नी को रोहित नाम के शख्स से मिस कॉल के जरिए प्यार हो गया, और प्यार का खुमार इस कदर चढ़ा कि अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। वहीं पूर्वी चंपारण पुलिस ने आफ्ताब आलम हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। हत्या में शामिल उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे हत्याकांड को लेकर जो खुलासा हुआ है उससे हर कोई हैरान है। दरअसल मृतक आफ्ताब की पत्नी नाजनी खातून को 4 साल पहले मिस कॉल के जरिए आइसक्रीम बेचने वाले से प्यार हो गया। ये प्यार इतना परवान चढ़ा कि नाजनी खातून ने तय किया कि अपने ही पति आफ्ताब आलम को मौत की नींद सुलाकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाए। वहीं नाजनी खातून पर आरोप है कि उसने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या के लिए प्रेरित किया। 3 बच्चों की मां पति की मौत के बाद प्रेमी संग शादी रचने वाली थी। इतना ही नहीं, पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी को 3 लाख रुपए देकर और गहने देकर फिल्मी स्टाइल में फुल प्रूफ प्लानिंग की थी, लेकिन प्लान पूरे अंजाम तक नहीं पहुंच पाया और हत्या के बाद प्रेमी पकड़ लिया गया। और लगातार पुलिस के छानबीन के बाद खुलासा हुआ कि रोहित को मृतक की पत्नी ने ही मौत के घाट उतारने के लिए उकसाया था। वहीं अब इस पूरे मामले में पुलिस ने आफ्ताब की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी ने अपने पति की हत्या अपने प्रेमी से कराई थी। इस बात को उसने पुलिस के सामने भी कबूल किया है। दरअसल बीते 4 अगस्त को आफ्ताब की हत्या को अंजाम दिया गया था। घोड़ासान थाना क्षेत्र के बघा गांव से आफ्ताब का शव मिला था। महिला का प्रेमी रोहित स्कॉर्पियो से घूमने के बहाने आफ्ताब को लेकर गया था। इसके बाद उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। शव देखने से पता चल रहा था कि चाकू से गोदकर और ईंट पत्थर से कुचलकर आफ्ताब की भयंकर तरीके से हत्या की गई थी। बताया यह भी जा रहा है कि नाजनी खातून को 3 बच्चे हैं। उसका पति आफ्ताब विदेश में रहता था। इस बीच उसका रोहित से प्रेम शुरू हो गया। ये दोनों शादी करने वाले थे। इसी बीच पति विदेश से घर आ गया। दोनों को लगा कि हर बार की तरह आफ्ताब इस बार भी जल्दी विदेश चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद हत्या का प्लान बना। पुलिस ने नाजनी खातून की गिरफ्तारी मंगलवार की शाम शेखौना के महाजन टोला से की। घोड़ासान बाजार निवासी प्रेमी रोहित को पुलिस ने घटना की रात ही गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा ने डॉक्टर कैलाश काबरा को समर्थित संघ में शाहपुरा जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। इस दौरान मरुधर हिंद न्यूज के रिपोर्टर रवि व्यास ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ कैलाश काबरा से हुई चर्चा में उन्होंने बताया कि शाहपुरा में उद्योग नहीं होने के कारण शाहपुरा में विकास नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि अब उनका प्रयास रहेगा शाहपुरा में ज्यादा से ज्यादा उद्योग खुले एवं शाहपुरा में रेलवे लाइन डले, जिससे शाहपुरा विकास की ओर बढ़ सके। उनका प्रयास रहेगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ आमजन को मिले। साथ ही उन्होंने कलकत्ता हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार की कठोर निंदा की और केंद्र सरकार से आग्रह किया कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। IMA के पूर्व डायरेक्टर डॉ कैलाश चंद्र काबरा ने कहा, हर हॉस्पिटल को पुलिस हेल्पलाइन सुविधा मिले। उन्होंने विश्व शांति के लिए माननीय प्रधानमंत्री के यूक्रेन दौरे की प्रशंसा की और रूस यूक्रेन में शांति स्थापित हो और भारत आने वाले समय में विश्व गुरु बने एवं सलेमाबाद विशेश्वर महाराज के आशीर्वाद रहे और पूरे भारतवर्ष में सभी भाईचारे से रहे। उन्होंने भीलवाड़ा और शाहपुरा की जनता को हार्दिक शुभकामना दी। उन्होंने मरुधर हिंद 24 न्यूज की टीम को भी हार्दिक शुभकामना दी।
मौजूद है और यहाँ पर हम कृष्णा हॉस्पिटल के डायरेक्टर महोदय डॉक्टर कैलाश काबरा जी है, जो अभी अभी भाजपा समर्थित दल और शाहपुरा जिला अध्यक्ष नियुक्त किया, जिसके कारण हमारा मरुद्रा न्यूज़ 24 इनका हार्दिक स्वागत करता है हमारी टीम के द्वारा। और डॉक्टर कैलाश जी काबरा लंबे समय से कृष्णा हॉस्पिटल में यहाँ पर है और भीलवाड़ा एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसकी सेवाएं मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर मध्य प्रदेश राजस्थान में काफ़ी सेवाएं दी और मोबाइल यूनिट चलती है और निरंतर प्रयास रहे। यहाँ पर मेडिकल बड़ा हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल्स भी, अभी कैंसर हॉस्पिटल के क्लिनिक भी यहाँ पर खुला। तो डॉक्टर कैलाश जी काबरा जी अभी जिलाध्यक्ष बने हैं शाहपुरा के, तो इनसे मैं कहना चाहूँगा जिससे शाहपुरा के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, वहाँ क्या समस्या है आम व्यक्ति की और वहाँ के किसान लोगों की। शाहपुरा जो अभी हाल ही में जिला घोषित किया गया था पिछली सरकार द्वारा, वहाँ पे विकास बहुत कम हुआ है, विकास की दर बहुत स्लो है। अभी भी शाहपुरा को हम लोग कहें तो निचले दरों में बैकवर्ड एरिया में ही आता है, बिकॉज वहाँ पे ना ही कोई इंडस्ट्री है, ना ही कोई किसानों को ऐसी कोई सरकार की योजनाएं जो सेंट्रल सरकार से आती है उन योजनाओं का लाभ पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है, या अभी इस लाभ को बढ़ाना होगा या इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी जाके किसान अगर वाकई प्रोग्रेस करते हैं, विकास करते हैं, तो उनकी आमदनी बढ़ती है। और कुछ नई इंडस्ट्री अगर वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार लाती है तो वहाँ का विकास निश्चित रूप से अच्छा हो सकता है। और हम स्वास्थ्य के फील्ड से हैं तो हम लोग काफ़ी वहाँ पे चर्चा करते हैं कि वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं भी अभी हॉस्पिटल का विकास हुआ है, लेकिन फिर भी चिकित्सकों की संख्या और डॉक्टरों की संख्या कम होने से हम लोग लगातार शाहपुरा के टच में हैं और शाहपुरा को बराबर हम, क्योंकि हमारा होम टाउन है शाहपुरा, इसीलिए हम लोग लगातार वहाँ पे कैंप्स भी करते हैं, फ्री कैंप्स होते हैं और पिछले 25 सालों से हम वहाँ से जुड़े हुए हैं इसी तरह की सेवाओं के लिए। तो शाहपुरा का विकास जब भी हो सकता है जब वहाँ पे थोड़ी इंडस्ट्री आए। रेलवे लाइन जो अभी उसमें चल रही है कि भाई रेलवे लाइन होनी चाहिए, वाकई उससे विकास की गति बढ़ सकती है, लोगों का मूवमेंट भी बढ़ेगा और दूसरी जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी वहाँ पे आ पाएंगी। अतः रेलवे लाइन सेंट्रल सरकार अगर राजस्थान जो केंद्रीय सरकार है इस पे कुछ ठोस काम कर देती है और इस बार रेलवे लाइन ले लेती हैं और कुछ इंडस्ट्री वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देती हैं, तो स्वतः ही वहाँ का विकास त्वरित गति से होना शुरू हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, यूपी के बुलंदशहर में डोमला हसनगढ़ गांव के पूर्व प्रधान रामवीर कश्यप की रंजिशन गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। बता दें, स्कूल में बच्चों को छोड़कर घर लौट रहे पूर्व प्रधान की बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां मार की हत्या की। वहीं हत्याओं की वारदात होने से आसपास के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। बता दें, सीओ शिकारपुर और अहमदगढ़ थाना पुलिस मौके पर जांच में जुटी। वहीं पूर्व प्रधान की हत्या से परिवार में मचा कोहराम। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के डोमला हसनगढ़ गांव का है पूरा मामला। पुलिस प्रशासन हत्यारों की तलाश में जुटी। बाइक सवार बताए जा रहे हैं हत्या करने वाले आरोपी। बता दे, जिला बेरोची फारूक खान की खास रिपोर्ट बुलंदशहर। क्या घटना हुई है माँ जी, क्या घटना हुई है? दादा आपका दादा क्या घटना हुई है? ये 7:30 पौने 8 के लगभग स्कूल के बच्चों को छोड़ने आए। उसके बाद में 2-3 आए मोटरसाइकिल पे और मार के हैदराबाद साइड को भाग गए। आपके कौन लगते हैं? भाई ये छोटा। अच्छा, कोई गांव में कोई पुरानी रंजिश थी? राजनीति में रंजिश है, पूरे गांव में रंजिश की कोई कमी छोड़ी है। अच्छा, बताया जाए पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं? हाँ, पूर्व प्रधान है। तो आपको किसी पे शक है? फिलहाल बताएंगे, अभी तो सांस ही ना आ रही। सब तो पूरे बहुतेरे गांव में बहुत हैं आदमी, देखने का हो। इन दिनों जहां तेज बारिश और बाढ़ ने गुजरात के
इन दिनों जहां तेज बारिश और बाढ़ ने गुजरात के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया, तो दूसरी तरफ गुजरात में चक्रवाती तूफान का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अरब सागर में बन रहे भयंकर चक्रवात असना ने गुजरात और केंद्र सरकार की चिंता और बढ़ा दी है। बढ़ते खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने अरब सागर के ऊपर चक्रवात बनने का अलर्ट पहले ही जारी कर दिया था। ये चक्रवात खास इसलिए है क्योंकि 48 साल के बाद अरब सागर में अगस्त के महीने में कोई चक्रवात बन रहा है। 1946 के बाद ये अपनी तरह का पहला तूफान है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बताया है कि ये चक्रवात पश्चिम दक्षिण की ओर ओमान तक की ओर बढ़ सकता है और पाकिस्तान ने इस तूफान का नाम असना दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि 1976 के बाद ये अगस्त के महीने में अरब सागर में बनने वाला पहला तूफान है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगस्त के महीने में अरब सागर पर तूफान बनना बहुत दुर्लभ घटना है। इससे पहले जब भी अरब सागर में अगस्त में तूफान बने हैं, वे तट पर आते आते कमजोर हो गए। तो वहीं 1964 में भी एक चक्रवात विकसित हुआ था जो कि तट पर आते आते कमजोर हो गया था। आपको बताते चले कि मौसम विभाग ने मछुआरों को समंदर में ना उतरने की सलाह दी है। इसी के साथ गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र में तटों पर अगले 2 दिनों तक 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 1891 से 2023 तक अगस्त में अरब सागर पर 3 ही चक्रवाती तूफान बने हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल जून से अगस्त तक कच्छ और सौराष्ट्र में 700 mm से ज्यादा बारिश हुई है, जबकि यहाँ सामान्य तौर पर 430 mm बारिश होती है। जिले में अधिकारियों ने झोपड़ियों और अस्थायी घरों में रह रहे लोगों को स्कूलों, मंदिरों या अन्य इमारतों में आश्रय लेने को कहा है। और इसी के साथ IMD की चेतावनी के बाद कच्छ के जिलाधिकारी अमित अरोड़ा ने एक वीडियो जारी करते हुए अबडासा, मांडवी और लखपत तालुका में रह रहे लोगों से अपनी झोपड़ियों और कच्चे घरों को छोड़कर किसी स्कूल या अन्य इमारतों में शरण लेने को आग्रह किया है। उन्होंने स्थानीय लोगों से शुक्रवार शाम तक के लिए ऐसे गरीब वर्ग के लोगों को अपने घरों में शरण देने के लिए आगे आने की अपील की है। IMD ने कहा है कच्छ और आसपास के इलाकों में बने गहरे दबाव के अगले 12 घंटे के दौरान उत्तर पूर्व अरब सागर में पश्चिम की ओर बढ़ने और एक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने के आसार हैं। इसके बाद ये अगले 2 दिनों के दौरान भारतीय तट से दूर पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। आपको बता दें कि IMD के अनुसार इस साल 1 जून से 29 अगस्त के बीच सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में 799 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि इस अवधि में सामान्य 430.6 मिलीमीटर बारिश होती है और इस अवधि में सामान्य से 46% अधिक वर्षा हुई है। आपको बताते चलें कि मध्य और उससे सटे उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक और कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और शुक्रवार तक पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तरी पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर और अधिक चिन्हित होने की संभावना है। IMD ने कहा है कि इसके उत्तरी आंध्र प्रदेश और आसपास के दक्षिण ओडिशा तटों की ओर बढ़ने और रविवार तक पश्चिम मध्य और इससे सटे उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक दबाव में तब्दील होने की संभावना। बहरोड कस्बे में पोस्ट ऑफिस रोड पर स्थित विक्रम टाकीज में शुक्रवार को विश्व के महानतम जादूगरों में गिने जाने वाले जादूगर शिव कुमार ने अपने जादू शो की धूमधाम के साथ शुरुआत की। वहीं शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पधारे बहरोड तहसीलदार अभिषेक यादव ने फीता काटकर मैजिक शो की शुरुआत की। वहीं जादूगर ने फूल माला पहनाते हुए एक स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत सम्मान भी किया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में शिवालिक स्कूल के डायरेक्टर वरुण यादव, डहमी मंदिर महंत भुवनेश भी अपने ग्रुप के साथ कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं देश दुनिया के जादूगरों में अपना एक विशेष स्थान रखने वाले जादूगर शिव कुमार ने शुक्रवार को विक्रम टाकीज में अपना जादू शो शुरू किया। इस दौरान विक्रम टाकीज के बाहर भीड़ भाड़ एवं चहल पहल दिखाई दी। वहीं टिकट लेने वाले खिड़की पर लंबी लाइन में खड़े दिखाई दी। वहीं दर्शकों ने एक से बढ़कर एक तिलिस्मी जादू कारनामे देखे तो अचंभित रह गए। इस दौरान एक लड़की के 8 टुकड़े करना, पलक झपकते ही लड़की का नागिन बन जाना, पलक झपकते ही सीने के आर पार तलवार को निकालना, लड़की को हवा में उड़ाना आदि आइटम देख लोग सोचते ही रह गए कि आखिर यह सब कैसे हुआ।